जिसने गांव की हर खुशी में साथ दिया, उसी को जब गांव वालों ने गुनहगार बना दिया, तब उसका आखिरी श्राप पूरे गांव पर कहर बनकर टूट पड़ा। ये कहानी है कविता की, एक मासूम बेटी की जो गांव की रूह बन चुकी थी, लेकिन जब समय ने करवट ली, उसी गांव ने उसकी रूह को चीर दिया। अब इस गांव में न रोशनी टिकेगी न चैन। मैं आई हूँ जख्म बनकर, साया बनकर, जिसे तुमने मिट्टी में दबा दिया था। अब वो मिट्टी हर दरवाजे पर मेरी सिसकी लेकर पहुंचेगी। तुम्हारे हर पाप की गिनती मेरी रूह ने कर ली है। अब मैं चीख नहीं बनूंगी, मैं सन्नाटा बनकर छा जाऊंगी। जिस खून से तुमने मुझे मिटाया, अब उसी से मैं तुम्हारी काली तकदीर लिख रही हूँ। कविता की सांस थमती ही पूरे गांव में एक अजीब सी मनहूसियत छा गई। लोगों के चेहरे फीके पड़ गए। दूर कहीं सियार रोने लगते हैं। काले बादल पूरे आसमान को ढक चुके थे। तेज हवाएं के पास की मिट्टी को पूरे गांव में उड़ाकर फैला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी फिजा को कविता की आत्मा बांध रही हो। कविता एक किसान की बेटी थी। माँ बाप का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह दूसरों के खेतों में काम करती, कभी कभी घरों में। गांव में शादी ब्याह हो तो सबसे आगे रहती। धीरे धीरे वह पूरे गांव की प्यारी बन गई थी। मंदिर की घंटियों के पहले ही उसकी आवाज सुनाई देती थी। उसके भजन आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध हो गए थे। समय के साथ कविता 18 साल की हो गई। सांवला रंग था, पर चेहरा बेहद सुंदर और नयन न किसी फिल्म की हीरोइन जैसे। जब गांव में नए डॉक्टर का आगमन हुआ तो सबसे ज्यादा खुश कविता थी, क्योंकि पहले बिना इलाज के गांव में कई मौतें हो चुकी थी। कविता की बार बार की अपील पर डॉक्टर ने सरकार से अस्पताल की मांग की। करीब 1 साल बाद 4 इंजीनियरों को भेजा गया। वे थे प्रशांत, किशोर, विकास और उत्तम। 28 से 30 वर्ष के बीच। गांव के सरपंच के आंगन में दफ्तर बना और रहने के लिए एक घर दिया गया। कविता जब पहली बार उनसे मिली तो उन्होंने उससे खाना बनाने को कहा। सरपंच ने भी बहुत तारीफ की। कविता मान गई। 3 महीने बीत गए। रोज सुबह कविता खाना बनाती। अस्पताल आधा बन चुका था। एक दिन उत्तम का जन्मदिन था। प्रशांत, कविता आज शाम भी आना पड़ेगा। उत्तम का जन्मदिन है, कुछ अच्छा बना देना। कविता, ठीक है साहब, मैं आ जाऊंगी। कविता नई साड़ी पहनकर पहुंचती है। गुलाब का फूल देती है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। वह रसोई में खाना बनाती है। उधर चारों इंजीनियर शराब पीते हैं। उत्तम जूस देने आता है। किशोर, अरे सादा जूस पिलाएगा? बाकी सब मना करते हैं। प्रशांत, कविता बहुत ध्यान रखती है हमारा, तुम्हारी ये बात ठीक नहीं। किशोर, माफ कर दो दोस्तों, मुझसे गलती हो गई। कविता खाना बनाकर सभी को परोसती है। किशोर अब भी गलत नजरों से देख रहा होता है। जब कविता झुकती है तो उसका पल्लू गिरता है। सब नजरें झुका लेते हैं, पर किशोर घूरता रहता है। कविता, अब जाती हूँ साहब, अंधेरा हो रहा है। प्रशांत, मैं छोड़ देता हूँ, रात को अकेले जाना ठीक नहीं। कविता, नहीं साहब, ये गाँव मेरा है, यहाँ डर कैसा। कविता अकेली गाँव की पगडंडी पर चल रही है। तभी एक साया धीरे धीरे उसके पीछे आता है। अचानक कोई तेजी से उसका मुंह कपड़े से ढक देता है और कविता बेहोश हो जाती है। जब सुबह होती है तो कविता एक टूटी फूटी झोपड़ी में अकेली पड़ी है। उसके कपड़े फटे होते हैं। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ झलक रहा होता है। वो कांपते हुए उठी है और जैसे तैसे लड़खड़ाते कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ती है। घर पहुंचकर वो नहाते समय लगातार रो होती है। उसके शरीर पर चोटों होती है, जैसे कोई पाप उसकी त्वचा से चिपक गया हो। फिर वो चुपचाप बिना कुछ कहे अपने रोज के कामों में लग जाती है। 2 महीने बीत जाते हैं। कविता अब कमजोर दिखाई देती है, थकी हुई, मगर फिर भी पूरे मन से काम करती रहती है। एक दिन खेत में काम करते करते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। आसपास के लोग दौड़ कर आते हैं। किसी ने वैद्य को बुलाया। वैद्य जांच करते हुए कहता है, यह तो 5 महीने की गर्भवती है। गांव वाले चिल्लाते हैं, 5 महीने, यह तो चरित्रहीन निकली। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। गुस्से से भरी आंखों से वे कविता को देखते हैं और एक दूसरे के कानों में फुसफुसाहटें हैं। गांव की भीड़ में से बिरजू, जो बड़ी मुछ वाला गुंडा है, निकल कर आता है और वो कविता के बाल पकड़ता है, घसीटते हुए गांव के चौक तक ले जाता है। गांव का सरपंच कविता से गंभीर आवाज में पूछता है, बता कविता, किसका पाप पेट में पाला है तूने? कौन है वो? कविता थरथराते हुए और रोते हुए बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया चाचा, मुझे सच में कुछ नहीं पता। गांव वाले झूठ बोलती है, अब रोने से कुछ नहीं होगा। एक बूढ़ी औरत गुस्से में उसकी चप्पल से पिटाई कर देती है। वही एक नौजवान उसका घूंघट खींच देता है, जिससे कविता की साड़ी से पकड़ छूट जाती है। एक आदमी नफरत से, ऐसी औरत को जीने का हक नहीं, वह कविता के पेट पर लात मारता है। कविता चीखती है और जमीन पर गिर जाती है। कविता कराहते हुए, कृपया मेरी बात मानो, मुझसे मत छीनो मेरा सच, मुझे नहीं पता क्या हुआ। अचानक उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है, लेकिन भीड़ रुकती नहीं। कोई पत्थर उठाता है तो कोई उसे डंडे से मारता है। भीड़ की मार से कविता की सांसें कम होने लगती हैं और वह आखिरी सांसों में बोलती है, जिन गांव वालों के लिए मैं जीत रही हूँ, आज उन्हीं गांव वालों ने मेरी जिंदगी छीन ली। जिस मंदिर में भजन गाया, वहीं मेरी बेइज्जती की घंटियां बजी गई। अब सुनो मेरी आखिरी बात, किसी के घर में खुशियां नहीं आने दूंगी। तुम सबके जुल्म लेकर जा रही हो, जो खून आज बहाया है ना तुमने, अब देखो तुम्हारा मुकद्दर मैं इसी खून से लिखती हूँ। मेरी आत्मा हर रात रोएगी और तुम्हारी नींदें उड़ जाएंगी।